हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी की 10th क्लास का थर्ड चैप्टर जो कि है जल संसाधन। इस चैप्टर में हम जल से जुड़े हुए जितनी भी संसाधन है हमारे पास, उसको बचाना, किस तरह से वेस्ट हो रहा है, उस सब के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये शुरू करते हैं अपना चैप्टर। यहाँ पर पिंकी और चिंटू दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि किस प्रकार से बाढ़ वगैरह आती है और सब कुछ जो है वो अपने साथ बहा कर ले जाती है, उसको रोकना चाहिए। वो सारी बातें आपस में कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। अधिकतर भाग जो हम पृथ्वी का घिरा हुआ देखते हैं वो जल से घिरा हुआ देखते हैं, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवड़ीय जल का अनुपात बहुत कम है। यानी कि जो पीने योग्य पानी है, जो शुद्ध पानी है, बिना नमक का लवणीय जल, जो अलवड़ीय जल है, वो बहुत कम मात्रा में हमें देखने को मिलता है। यह अलवड़ीय जल हमें सतही अपवाह और भौमजल स्रोत से प्राप्त होता है, जो हमारे ग्राउंड वाटर होता है उसके जरिए हमें देखने को मिलता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है। यानी कि पानी है, यहाँ पर कोई तालाब है, यहाँ पानी भरा हुआ है, पानी भरेगा, यहाँ पर सूरज की किरणों के कारण यहाँ से भाप बनकर उड़ेगा, बादल बनेंगे, बादल से बारिश होगी और फिर से जो है वो पानी नीचे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं जलीय चक्र, जल चक्र, जिसके कारण हमें ये ग्राउंड वाटर वगैरह, ये अलवड़ीय जल देखने को मिलता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, यानी कि दोबारा से तैयार हो जाता है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। हम देखते हैं कि जल का जो अधिकतर भाग है वो जल का है पृथ्वी पर, और दूसरा यहाँ पर जल चक्रीय है, यानी कि जल जो है नवीकरणीय संसाधन है जो दोबारा बन करके तैयार होता रहता है। ऐसे में फिर भी हम देखते हैं कई सारे देशों में जल की कमी है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे, यानी कि 20 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके पास जल नहीं होगा। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्या है। तो जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारिनों या फिर महिलाओं के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकता जल की कमी के, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो। हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। यानी कि जो जल है वो केवल घर वाले उपयोग में, खाना बनाना, कपड़े धोना, नहाना या पीने योग्य ही नहीं है, बल्कि जो हमारी कृषि है, कृषि के लिए, फसल उगाने के लिए भी हमें जल चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। जो शुष्क ऋतु होती है या फिर जहाँ की जमीन इतनी ऐसी नहीं होती है, जहाँ बहुत ज्यादा जो है जल होता है, उसके बावजूद भी वहां पर कृषि की जाती है। जैसे कि हम देखते हैं धान की खेती, तो उसमें अत्यधिक जो है जल की मांग होती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम कुछ देख सकते हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग है, कैसे किस तरह से न्यूज़ जो है बाढ़ वगैरह और सूखा, यहाँ पर जो है कश्मीर में जो है सर्दी के कारण जो पूरा पानी होता है पीने वाला वो सूख जाता है। तो इस प्रकार से पानी की किल्लत वहां पर भी शुरू हो जाती है। कहीं सूखे के कारण, कहीं जो है बर्फ जमने के कारण हमें पानी की कमी होती हुई नजर आती है। तो जैसे कि टेलीविजनों पर, विज्ञापनों में हम देखते रहते हैं, बहुत सारे किसान खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। जो खुद के कुएं और नलकूप होते हैं, समरसेबल, ट्यूबवेल वगैरह,
उनके द्वारा सिंचाई करते हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, यानी कि जो खुद के इस प्रकार से ट्यूबवेल वगैरह जो चलाकर छोड़ देते हैं, उनके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि जो हमारा भौम जल है यानी कि ग्राउंड वाटर वो खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। जो पीने योग्य पानी है पीने लायक भी नहीं बचेगा अगर ग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म हो गया, और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवड़ीय जल संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है, क्योंकि जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, उनमें जल की अत्यधिक मात्रा चाहिए होती है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, जो कि जल से ही प्राप्त होती है। इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है, जो पानी में टरबाइन वगैरह लगा करके उसको घुमा करके जो ऊर्जा बनाई जाती है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नजर रख डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। जो शहर हैं उनमें हम देखते हैं कि नई नई टेक्निक के कारण जो हमारी प्राकृतिक संसाधन है, जल संसाधन हो चाहे वो ऊर्जा संसाधन हो या जैसे भी संसाधन है, उनका अधिक दोहन होता है, शोषण होता है, जिसके कारण उनकी कमी होती हुई हमें साफ नजर आती है। अटल भूजल योजना शुरू की गई थी। अटल जल को 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के 229 प्रशासनिक ब्लॉकों या तालुकों की 8220 जल की कमी वाले ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत में चुने गए राज्यों में जल की कमी, अति दोहित, गंभीर और जो है आधे अर्धभंगीर ब्लॉकों की कुल संख्या का लगभग 37% हिस्सा। अटल जल के प्रमुख पहलुओं में से एक पहलू जल संरक्षण और विवेकपूर्ण जल प्रबंधन में जल के उपयोग के बावजूद मौजूद रवैये के प्रति जनता के व्यवहार में परिवर्तन लाना। स्तुत वार्षिक रिपोर्ट जो है ये 2022-23 की बताई जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात की, यानी कि जल दुर्लभता किस किस कारणों से होती है हमने उसको देखा, जैसे कि कृषि में अत्यधिक ग्राउंड वाटर का दोहन होना, जो हमारे नगर हैं वो विकास कर रहे हैं, विकास के नाम पर जो प्राकृतिक दोहन है वो हम देखने को मिल रहा है, अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या। दूसरा जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें जो पानी है उसका अधिक दोहन, तो इन सब से जल दुर्लभता जो है वो हो रही है। हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, यानी बड़ी मात्रा में जल संसाधन है। अगर ऐसी जो चीज़ें हैं हम इमेजिन करें, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। यानी कि जल तो हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, बहुत सारा जल है, इतना जल है कि कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन वो जल कैसा हो चुका है, वो अपशिष्ट जल हो चुका है, वो लवणीय जल हो चुका है, क्योंकि इसमें खतरनाक उर्वरक जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं उनकी मिलावट की जा रही है। कंपनी अपना गंदा पानी ऐसे ही शुद्ध नदियों में छोड़ देती हैं। नदियों में कितनी गंदगी हो रही है, हम गंगा का हाल देख सकते हैं, यमुना का हाल देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा अलवड़ीय जल है उसको गंदा किया जा रहा है, जिसके कारण जो पानी की समस्या है वो बनती जा रही है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन JJM की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जो सरकार है वो जो है मतलब जल के लिए अलग अलग मिशन लाती रहती है, अलग अलग स्कीम निकालती है, उसकी शुद्धता को लेकर के, घर घर पानी पहुंचाने तक को लेकर के, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर इसके बावजूद भी हमें बहुत सारे इलाके, बहुत सारे गांव, शहर ऐसे हैं जहां पर पानी की किल्लत खत्म नहीं हो पाती है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। यानी कि प्रति व्यक्ति को 55 लीटर, एक व्यक्ति को 55 लीटर पानी दिया जाएगा। यह आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का है।
आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। क्योंकि पानी की समस्या केवल पानी की समस्या नहीं है, उसमें भोजन की समस्या आएगी। जो बॉडी है उसको अच्छी मात्रा में पानी ना मिलने के कारण बीमारियां उत्पन्न होंगी, गंदगी उत्पन्न होगी। साथ ही जो हम देखेंगे कृषि वगैरह है, कृषि वगैरह नहीं हो पा रही है। अलग अलग जो समस्याएं हैं वो जल की कमी से होती हुई नजर आएंगी। जो पारितंत्र है वो खत्म होता हुआ हमें नजर आएगा, जो एक बड़ी समस्या बन जाएगी। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन क्या क्या है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें, तो यहाँ पर कुछ तरीके बताए गए हैं। पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय आकृतियां जो हैं बनाई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। यानी कि जो बांध वाला सिस्टम है वो हमें देखने को मिलता है पानी के संरक्षण के लिए। जो जल संरक्षण है उसके लिए किया जाता है। इसमें न केवल हम आज के टाइम में आधुनिक भारत में ये सारी चीजें देख रहे हैं जो डैम बनते हैं, बल्कि प्राचीन काल से ही भारत में ये सारी चीजें चलती आ रही हैं। प्राचीन भारत में जलीय कृतियां देखें तो ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। क्योंकि जो मौर्य वंश था, अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं तो हिस्ट्री में हमें पढ़ने को मिलता है मौर्य वंश के बारे में, जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, सुदूर दक्षिण भारतीय छोड़कर। और जो पूर्वी राज्य हैं आज के भारत के, उसको छोड़ करके, तो इन्होंने कृषि पर अत्यधिक जो है जोर दिया था। सिंचाई के अलग अलग साधन तैयार करवाए थे। कई झीलों का भी निर्माण करवाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग ओडिशा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी और उस समय सबसे बड़ी झील मानी जाती थी। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया था। जब हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं तब हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं। डाइंग विजडम CSE 1997 में ये हीराकुंड बांध जो है, अच्छा ये उसके स्रोत हैं जहाँ से लिए गए हैं। तो यहाँ पर हीराकुंड बांध का जो पिक्चर है वो दिखाई गई है, जो महानदी पर बना हुआ है। इस प्रकार से जो है डैम बना करके इससे ऊर्जा भी उत्पन्न की जाती है और दूसरा जो पानी का संरक्षण है वो भी हो पाता है। तो बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन कैसे सहायक करते हैं। तो परंपरा बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। यानी कि केवल जब पहले सिंचाई के लिए बांधों का निर्माण होता था, जिस प्रकार से हम प्राचीन समय में देखते हैं, आज के टाइम में ये सारे कारण हैं। कृषि करना, सिंचाई तो है ही, मतलब कृषि के लिए। दूसरा यहाँ से विद्युत उत्पन्न करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया है। दूसरा जलापूर्ति और मछली पालन वगैरह, इसके इतने सारे उद्देश्य हो चुके हैं। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बांध बनाया। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई जो है बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से ये अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें
प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम बांधों को बांट सकते हैं और ये बांध का काम होता है, इस प्रकार से काम करता है। स्वतंत्रता के बाद की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। यानी अगर हम देखें तो उनको एक तरह से आज के टाइम के मंदिर माना जाता है। जैसे हम मंदिर को पूजते हैं, उसको बहुत महत्व देते हैं, इसी तरह से इन्होंने बांधों को महत्व दिया। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। यहाँ पर एक जो है लोकगीत दिया गया है जो गाया जाता है, भादु गीत दामोदर घाटी के लिए। यानी जो दामोदर नदी है वो अपनी उसमें जो है बाढ़ वगैरह आती है जिससे काफ़ी नुकसान होता है उस क्षेत्र को, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। यानी कि जो वहाँ जलीय जीव होते हैं वो स्थानांतरण नहीं कर पाते अंडे देने वाले दिनों में। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर हैं। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। यानी कि जो बांध होते हैं वो भी बाढ़ नियंत्रण में सहायक होते हैं, इस उद्देश्य से भी उनका निर्माण किया जाता है, लेकिन उनके अंदर जो बालू वगैरह होती है, पत्थर कंकड़ होते हैं, वो लगातार जमा होते रहते हैं, जिसके कारण जो पानी का तल स्तर है, जो तल है वो ऊपर आ जाता है, और इससे क्या है कि पानी अपना मार्ग बदल देता है और यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी होता है। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। यहाँ पर मृदा अपरदन भी इससे होता है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। जब बड़े बड़े डैमों का निर्माण किया जाता है तो उससे जो भूकंप की संभावना है वो उत्पन्न हो जाती हैं, और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण भी फैलते हैं। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जलगहन ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण और जैसे गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम भी हो सकते हैं। तो ये सारे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश के सभी कृषि खेतों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ साधनों तक पहुंच सुनिश्चित करती हैं, जिससे वांछित ग्रामीण समृद्धि आती है। इस कार्यक्रम के कुछ व्यापक उद्देश्य हैं, जैसे खेत में पानी की वास्तविक उपलब्धता को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई, हर खेत को पानी के तहत बुवाई योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, अपव्यय को कम करने और अवधि और सीमा दोनों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियां, प्रति बूंद अधिक फसल और सतत जल संरक्षण प्रणालियों का अपनाना आदि। यहाँ पर सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। जो सरदार सरोवर बांध है यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सम्मिलित हैं। सरदार सरोवर परियोजना सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल को आवश्यकता पूरी
करेगी। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के 15 जिलों के 3112 गांवों की 18.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। इससे राजस्थान के सामरिक महत्व के रेगिस्तानी जिलों बाड़मेर और जालौर के 2,40,000 हेक्टेयर की सिंचाई भी होगी तथा महाराष्ट्र के आदिवासी पहाड़ी इलाके में लिफ्ट के माध्यम से 87,500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। गुजरात में लगभग 75% कमांड क्षेत्र सूखा प्रवण है, जबकि राजस्थान में संपूर्ण कमांड क्षेत्र सूखा प्रवण है। सुनिश्चित जल की उपलब्धता जल्द ही इस क्षेत्र को सूखा रोधी बना देगी। तो इससे ये सारे लाभ इसमें देखने को मिलेंगे। क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताई जाने से हुई थी। हम कई बार देखते हैं जो नदी है, नदी को लेकर के उस पर डैम बनाने को लेकर के कई बार 2 स्टेटों में झगड़ा हो जाता है। इससे इन राज्यों में पड़ने वाली नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, यानी कि नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैप दिया गया है मुख्य नदियां एवं बांधों का, जिसमें यहाँ पर दिखाया गया है सलाल प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पर चेनाब नदी पर बनाया गया है, जिसमें यहाँ पर इसे आगे मिलती हैं झेलम, रावी, ये सारी जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा भाखड़ा बांध बनाया गया है व्यास नदी पर, गंगा, टिहरी। तो इस प्रकार से जो है सारी परियोजनाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। यहाँ पर महानदी पर होगा हीराकुंड बांध, ये रही महानदी और यहाँ पर है हीराकुंड बांध। तो इस तरह से सारी परियोजनाएं नदियों पर बनाई जाती हैं। वर्षा जल संग्रहण कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो वर्षा होती है उसके पानी जो है उसको कैसे बचा सकते हैं। वो बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक और तौर पर व्यवहारिक विकल्प हो सकते हैं, यानी कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं उससे हट करके और भी विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। जो हम झील वगैरह देखते हैं उनका निर्माण किया जाता था। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं, यानी कि वहां पर हमें खादीन और जोहड़ देखने को मिलते हैं ताकि पानी को जो वर्षा जल है उसको संरक्षित किया जा सके। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करता था। टांका एक तरह से हम कहेंगे कुआं, उसके ऊपर ढक्कन रख दिया जाता था जिसमें एक छोटा सा हॉल होता था, वो भी ढका रहता था। उसको खोल के पानी निकाल लेते थे और फिर उसको बंद करके चले जाते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिससे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नालों से होकर के जो है इनमें आता था, भूमिगत टांका तक पहुंचता था। तो यहाँ पर जैसे कि दिखाए गए हैं अलग अलग तरीके। यहाँ पर फ्लड्स की जो है न्यूज़पेपर में कटिंग वगैरह दी गई है कि किस तरह से जो बाढ़ है और बाढ़ों के कारण जो प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो हैंडपंप के माध्यम से पुनर्भरण, यानी कि देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, वर्षा हो रही है, वर्षा के कारण जो छत है उसमें पानी भरा, पानी के कारण जो है यहाँ पर अब ये पाइप के द्वारा यहाँ चला जाएगा, नीचे ग्राउंड वाटर बन जाएगा, यानी कि जमीन में जाने के बाद जो पानी है वो शुद्ध हो जाता है, सारी जो अशुद्धियाँ उसकी खत्म हो जाती हैं और फिर यहाँ से हैंडपंप के द्वारा जो है इस पानी को निकाल लिया जाएगा और उसका उपयोग कर लिया जाएगा।
इस तरह से यहाँ पर बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनर्भरण, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वर्षा का पानी जो छत पर आ रहा है उस छत के पानी को नीचे नीचे पाइप लेकर के जमीन के नीचे से और यहाँ पर कुएं में छोड़ दिया गया और फिर यहाँ से कुएं के माध्यम से इसको निकाल लिया गया। तो इस तरह से पानी का संरक्षण हम कर सकते हैं। और यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण की पारंपरिक विधि को दिखाया गया है। जो तालाब है, तालाब के द्वारा वर्षा जल जो है उसको एक तरह से सिंचित किया गया। अब इसी वर्षा को ये जो वर्षा जल है इसको कृषि में भी काम ले सकते हैं। साथ ही जब ये नीचे से कच्चा है तो नीचे जमीन में रिसेगा पानी और नीचे जमीन में रिसने के कारण यहाँ पर ग्राउंड वाटर का निर्माण होगा और फिर इसी पानी को भूमि जो है भौम जल से निकाल करके अपने उपयोग में ला पाएंगे। वर्षा का पहला जल छत और नालों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। जो पहले करते थे नालों वगैरह को, छतों को, जो सड़कें थी उनको साफ करने में लाते थे। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जाता था। जो पहली वर्षा होती है क्योंकि उसमें प्रदूषण होता है जिसके कारण उसको नहीं रखा जाता है। टांके में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है। यानी कि भूमिगत जल के साथ ही जो है जो टांके बनाते थे उसके साथ कमरे भी निर्माण कर दिया करते थे, जिसके कारण जो कमरा था वो भी ठंडा रहता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती थी। यानी कि पानी का भी संसाधन हो गया और गर्मी का भी। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मौसिनराम जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो चेरापूंजी और मौसिनराम में, जो कि मेघालय में पड़ते हैं, वहां पर होती है। शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। जो शिलांग है मेघालय की राजधानी शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। यहाँ पर विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है लेकिन उसके बावजूद भी पीने का पानी यहाँ पर पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। यानी कि वर्षा जल से ही अपनी पूर्ति डालते हैं। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गाँव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो यहाँ पर छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छतों पर गिरता है उसे पाइप द्वारा भूमिगत टाका के अंदर ले जाते हैं। भूमि में गोल छिद्र जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है। ऊपर दिखाया गया है चित्र की जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया गया है। चित्र में छिद्र को यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरह से पाइप लगा करके वो जो वर्षा जल है वो नीचे तक लाया जाता था, जिसके कारण यहाँ पर पानी का संग्रहण होता है। तो यहाँ पर वर्षा होती है और 10 भराई के साथ यहाँ जल संग्रहण दक्षता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रह और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग जो है इतने लीटर 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। यहाँ पर बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली को दिखाया गया है कि बांस से किस प्रकार से सिंचाई की जाती है। तो मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है।
यहाँ पर पहाड़ी शिखरों पर सदानीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंचाया जाता है। इस तरह से जो है यहाँ पर कृषि की जाती है। इनसे सिंचाई करके जो बांस होते हैं उनसे सिंचाई होती है। बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तक बांस पाइप से बनाई व बिछाई गई जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना हो तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है, यानी कि जो ज़मीन होती है, जो सड़क होती है, उसी के ऊपर से ऊपर बांध करके ले जाते हैं और वहाँ से पानी निकालते हैं। संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पथांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चरण सेक्शन से पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है। इस सिंचाई से जो पौधे हैं उनके पास तक जल को गिराते हैं। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानून कार्रवाई हो सकती है। जो कानून है, जो राज्य की सरकार है, उसने ये जो है मतलब एक तरह से कहेंगे कि लागू कर दिया है पूरे राज्य में कि जो वर्षा का जल संग्रहण है उसको किया जाएगा, अन्यथा ऐसा ना करने पर जो है उसको अपराधी माना जाएगा और उसको कानूनी कार्रवाई उस पर की जाएगी। तो ये अच्छा कदम माना जा सकता है वर्षा जल को संग्रहण करने का या जो है जल को बचाने का। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।